हेलो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आयुर्वेद के अंदर कुछ वेग रहते हैं जिनको अगर हम रोक कर रखते हैं तो वेग धारण की वजह से कई सारी बीमारियां होती है। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा दारू पीने से या कुछ इस टाइप की कुछ बाहर की चीज़ें खाने से ही बीमारियां हों। वो भी अपना एक रोल रखती हैं, पर इन वेगों का निग्रहण भी बहुत रोल रखता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको उस वक्त मूत्र के वेग के बारे में कहा गया था, बताया था। दूसरा जो वेग है दोस्तों, वो है पुरीश का वेग। पुरीश के वेग में क्या होता है, अगर हम लोग मल को रोक कर रखते हैं तो इसका निग्रहण, इसको बाहर निकालना इतना जरूरी बोला गया है आयुर्वेद में कि आयुर्वेद कहता है कि हम सब लोगों को ब्रह्म मुहूर्त मतलब लगभग सुबह 4 बजे का समय, उस वक्त उठ जाना चाहिए। परंतु यदि किसी को पुरीश का वेग ना उपस्थित हो तो उसे नहीं जाना चाहिए। पुरीश का वेग ना आने को हम लोग कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, परंतु अगर पुरीश का वेग अंदर मतलब हम लोग धारण करके रखें, जबरदस्ती करके रखें, तो वो भी कम हानिकारक नहीं होता। पुरीश का वेग अगर हम धारण करके रखते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो इलियाक फोसा जहां पर बेसिकली पक्वाशय रहता है, उस वाले एरिया पर दर्द होने लगता है। इसके अलावा अगर हम अपने पुरीश के वेग को रोकते हैं, जैसे कई बार छोटे छोटे बच्चे रोक लेते हैं, कई बार बड़े लोग भी सोसाइटी की वजह से काफ़ी देर तक का अपने जो पुरीश का वेग होता है उसको रोक के रखते हैं, तो उस वाले केस में उसके सर में दर्द होना भी शुरू हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जो सर का दर्द होता है वो भी वायु की वजह से होता है। हमारे शरीर में कहीं पे भी दर्द होगा, उसके पीछे कारण जो होगा वो वायु ही होगी, और हमारे किसी भी वेग का निग्रहण करने के लिए जो कारक होता है वो भी वायु होती है। हम लोग अपान वायु बोलते हैं, लेकिन आम तौर पे अपान वायु मल का निग्रहण तो करती ही है, परंतु जिसको हम लोग आम भाषा में पाद बोलते हैं या हम लोग अधोगत वायु बोलते हैं, उसका निग्रहण भी अगर हम लोग मल को रोक के रखें तो धीरे धीरे वो भी उसमें भी निरोध हो जाता है, उसका भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। इसके अलावा जो काफ मसल्स होती हैं उनके अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा लोअर पेट में भी टिम्पैनस मसल जो होती है उसके अंदर भी टिम्पैनाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको हम लोग आदमान भी बोलते हैं। बेसिकली आप लोग इतना समझ लीजिए कि पेट के अंदर वायु जो है वो बहुत बुरी तरह अटक जाएगी, दर्द होने लगेगी। अगर हम लोग हल्का सा टच भी करेंगे तो भी ऐसा पेन होगा जैसे पता नहीं किसी ने गोली मार दी है। अब इसका आगे उपाय क्या बोला है, बाई चांस ये किसी दिन बहुत मजबूरीवश करना ही पड़ गया, किसी आदमी से ये हो गया है और उसकी वजह से अब उसको ये सब चीजें हो रही हैं जो जो मैंने आपको बताई, तो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है कि वो एक तो पूरे के पूरे शरीर में वही अगेन पसीना स्वेदन करवाए। देखिए दोस्तों, स्वेदन पंचकर्मा के पूर्व कर्म के रूप में आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए जब भी कभी ऐसी कुछ चीज हो जाए तो हम लोग को स्वेदन जो है वो एकदम करना चाहिए। उसके बाद में हम लोग अवगाहन मतलब पानी के अंदर काफी देर तक बैठना। इसके अलावा वर्दी धारण करना, सपोजिटरी जिसको हम लोग बोलते हैं आजकल मॉडर्न लैंग्वेज में। इसके अलावा वस्तीकरण जिसको हम एनिमा बोलते हैं। अब नाम तो यहाँ पर एनिमा रख दिया गया, परंतु एनिमा और वस्तीकरण में बहुत फर्क है। सबसे पहला फर्क है उसके अंदर जो दवाइयाँ यूज करते हैं वो दवाइयाँ अलग अलग होती हैं, वस्तीकरण की दवाइयाँ अलग होती हैं, और एनिमा के अंदर तो हम लोग प्रॉपर प्लेन ग्लिसरीन या कई बार पानी या साबुन का पानी इस तरीके से कर रहे होते हैं। इसीलिए जब आप एनिमा ज्यादा टाइम तक करते हैं तो वो आपको फायदे के बदले में नुकसान करना शुरू कर देता है। इवन एलोपैथिक डॉक्टर्स लोग एनिमा को केवल और केवल इमरजेंसी में ही यूज करते हैं, परंतु अगर आप आयुर्वेद में वस्तीकरण करवाएंगे तो उसके अंदर क्योंकि पूर्व कर्म काफी किए जाते हैं, इसके बाद में हम लोग ये भी ध्यान देते हैं कि जब हम लोग वस्ती कर रहे हैं तो हम लोग दवाई कौन सी यूज कर रहे हैं। इसलिए वस्ती करवाने से आपके शरीर में जो वात रोग का हरण नहीं होता वो वात रोग नहीं है। ऐसा कई आचार्यों का कहना है कि सारे वात रोगों के लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो वस्ती है। वो शुक्रवर्धन भी है, वो आपकी कमजोरी को भी हटाएगा। इवन मैंने ये भी देखा है कि कई बार जब मैं कंबोडिया में था तो जिन लोग के बच्चे नहीं हो रहे थे उनको अगर मैंने केवल वस्तीकरण करवा दिया तो वस्तीकरण के प्रभाव से ही उनको कई बार गर्भधारण हो गया, कई लड़कियों को, लेडीज को। तो
वस्तीकरण की महानता को हम लोग किसी भी लेवल पर छोड़ नहीं सकते। अगर आप करवाते हैं तो बहुत अच्छा है, परंतु अगर आप पुलिस के वेग का निरोध कर रहे हैं तो उस वाले केस में आपके लिए वस्तीकरण करना बहुत अच्छा जरूरी हो जाता है। इसके अलावा प्रमाथी अन्न, वो अन्न जिसकी वजह से मल द्वार से बाहर निकलता है, वो करेंगे तो अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर दोस्तों सिंपल सी बात यही है कि अगर आप मल के वेग को रोकने की कोशिश करेंगे तो शुरुआत में तो आप जबरदस्ती रोकेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका शरीर को साइकोलॉजिकली भी रोकने की कोशिश करने लगता है और वो वाली अवस्था आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। उसमें सरदर्द, उसमें काफ मसल्स में क्रैम्प, उसमें टिम्पेनाइटिस, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई आत्मान वगैरह, वो सारी की सारी हो सकती हैं। तो दोस्तों बचपन में ही बच्चों को ये ध्यान दिलवाएं कि रोज सुबह मल विसर्जन के लिए जाना की आदत बने उनको। हमें ये बहुत नॉर्मल चीज़ लगती है, वो इसलिए नॉर्मल लगती है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इंडिया के अंदर ये वाली हैबिट्स फॉलो करवा रहे हैं, परंतु विदेशों में जहाँ पर ये रेगुलर हैबिट नहीं है, वहाँ पर इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं ये अपने छोटे से विदेश प्रवास 2 साल में ही मैं विदेश रहा था, तो उसके दौरान मैं देख के आ चुका हूँ। तो इसलिए दोस्तों अपने आसपास जितने भी छोटे बच्चे हैं, जो भी बड़े लोग हैं, उनको बोलिए इस वाली आदत को हल्के में ना लें और हमेशा याद रखें कि मल विसर्जन को रोकना आपके लिए सबसे बड़ी भूल हो सकती है। इसके अलावा और 11 वेग हैं, टोटल 13 वेग चरक ने बता रखे हैं। मैं ये जो आपको बता रहा हूँ ये चरक के बेस पर ही बता रहा हूँ। बाकी आचार्यों ने जो दूसरे वेग बताए हैं उनके ऊपर मैं आपको बाद में बताऊंगा, परंतु इन 13 वेग में से किसी भी वेग को ना धारण करना आपके लिए बेवकूफ़ी हो सकती है। तो प्लीज़ ऐसी बेवकूफ़ियाँ ना करें। आपके स्वास्थ्य के बारे में भगवान से दुआ मांगता हुआ मैं डॉक्टर अंशुमान जोशी, जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।